सो वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको छोड़ के नहीं जाया जा सकता है। तो आइए इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, पहली बात इसमें जो है मोटर व्हीकल एक्ट में 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 2 शेड्यूल हैं। और अभी अमेंडमेंट जब होगा 2019 में इसमें अमेंडमेंट होगा। उस अमेंडमेंट में इसमें से एक चैप्टर को घटा दिया गया है और एक शेड्यूल को भी घटा दिया गया है। तो अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में सिर्फ 13 चैप्टर्स और एक शेड्यूल है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। ठीक है, मेरा सेक्शन 1 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोटर व्हीकल एक्ट के नाम में भले 1988 लिखा है, ठीक है, लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ था? तो वो लागू हुआ था 1 जुलाई 1989। ठीक है, यानी कि इसको 88 में भले पेश किया गया होगा, लेकिन इसको लागू करते करते 1 साल हो चुका था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसा सकता है, 1988 और 89 दोनों ऑप्शन दे सकता है और बहुत लोग गलती कर सकते हैं। तो ये बहुत सा क्विक सा रिमाइंडर था। अब हम देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 1 में क्या लिखा है। ठीक है, सेक्शन 1 जो है वो पहले बात बताता है इस एक्ट का नाम, जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, ये इसका जो विस्तार है ये कहाँ है? ऑल ओवर इंडिया, ये पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेक्शन 2 पे। ठीक है, सेक्शन 2 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 2 जो है वो हमारे डेफिनेशंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो आइए एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन से डेफिनेशंस हैं जिनसे सेक्शन 2 हमारा रिलेटेड है। देखो, सेक्शन 2 में जो इम्पॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ उनको देखते हैं। जैसे सेक्शन 2 में 2 का सब सेक्शन 3 अगर हम देखें तो ये डिस्कस करता है हमारे एक्सल वेट के बारे में। एक्सल वेट यानी धुरी भार, हिंदी में इसको कहेंगे धुरी भार। देखो क्या होता है, यह उस एक्सल के साथ जुड़े पहियों द्वारा मोटर के नीचे जमीन पर संप्रेषित कुल भार का माप है। ठीक है, यह भार व्हीकल के वजन का एक महत्वपूर्ण निर्धारण होता है, विशेषकर जब भारी वाहनों का संचालन हो। ठीक है, यानी कि जब हमारा मोटर रेस्ट के पोजीशन पे है, ठीक है, यानी मोटर हमारा चल नहीं रहा है, तब जो 4 पहिए हैं या 6 पहिए हैं, जितने ट्रक हो तो 8 पहिए 12 पहिए भी हो सकते हैं, तो हमारे जो टायर्स होते हैं तो उनके बीच में वो जुड़े होते हैं एक्सल से। ठीक है, तो उस एक्सल पे टोटल वेट कितना आ रहा है, इसी को हम कहते हैं एक्सल वेट। कब? जब हमारा व्हीकल रेस्ट में होता है, उस समय के वजन को ये कहा जाता है एक्सल वेट। फिर दूसरे का चौथा में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है। ठीक है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात हुई है। तो देखो, यह जो सर्टिफिकेट है ये एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, और
ये सबूत होता है, ठीक है, ये एक तरह का प्रूफ होता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि इस गाड़ी को मोटर व्हीकल एक्ट के अधिनियम मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत रजिस्टर कराया गया है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक तरह का प्रूफ होता है और इसको एक सक्षम प्राधिकारी ही जारी कर सकता है, और ये प्रूफ होता है कि जो आपकी गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन तय मानकों के हिसाब से हुआ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेक्शन 2 का 5वां क्लॉज। तो ये कहता है, कंडक्टर को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? कंडक्टर को। वो भी कैसी गाड़ियों में? मंजिली गाड़ी। मंजिली गाड़ी मतलब क्या होता है? स्टेज कैरियर। स्टेज कैरियर मतलब कि वो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नहीं होते हैं, रोडवेज की बसें वगैरह, मतलब मंजिली गाड़ियाँ, मतलब जो मंजिल तक पहुंचाती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग मंजिलों तक पहुंचाए, ठीक है। तो उसमें एक कंडक्टर होता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 का 5वां क्लॉज जो है वो कंडक्टर को डिफाइन करता है। ये कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो यात्रियों से किराया प्राप्त करे, ठीक है, उनका गाड़ी में प्रवेश और बाहर निकलना नियंत्रित करे, ठीक है, और बाकी भी संबंधित कार्यों को करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? कंडक्टर कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर 2(5) हमारा कंडक्टर से रिलेटेड है, तो 2(6) जो है वो रिलेटेड है कंडक्टर परमिट से, ठीक है। कंडक्टर परमिट भी कह सकते हैं या कंडक्टर लाइसेंस भी कह सकते हैं। तो यह एक ऐसा परमिट है जो इसको भी एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही दिया जा सकता है, ठीक है। और ये किसी व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है। मतलब कि किसी व्यक्ति के पास अगर उसको एज ए कंडक्टर वर्क करना है, ठीक है, तो उसके पास कंडक्टर परमिट होना चाहिए। और कंडक्टर परमिट ऐसे नहीं मिलेगा, वो एक कैसा प्राधिकारी? सक्षम प्राधिकारी ही दे सकता है, राइट। तो कंडक्टर परमिट भी बहुत ज़रूरत है, और 2(6) इसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद आता है हमारा 2(6) के बाद सीधे जंप करते हैं हम 2(16) पे आते हैं, और 2(16) बताता है हमें हैवी गुड व्हीकल के बारे में। इसके बारे में हैवी गुड व्हीकल, इसका मतलब है भारी माल यान, ठीक है। तो ये भारी माल यान क्या है? आइए इसको देखा जाए। ठीक है, तो भारी माल यान क्या है? एक ऐसा गुड व्हीकल या एक ऐसा माल यान, ठीक है, माल वाहन जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट, क्या, अरे ये क्या बोल दिया, ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है, या जिसको बोलते हैं GVW, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं, या फिर अनलेडन वेट, ठीक है। ये जो है 12,000 किलोग्राम से अगर अधिक है, ठीक है, अगर 12,000 किलो से ज़्यादा है, कोई मेरी गाड़ी है जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट या फिर अनलेडन वेट 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो अनलेडन वेट क्या हो गया या फिर ग्रॉस व्हीकल वेट क्या हो गया? यानी कि जब उस गाड़ी में कोई भी लोड नहीं है, ठीक है, जब कोई भी लोड नहीं है, सिर्फ वो गाड़ी है, उसमें ड्राइवर भी नहीं है, सिर्फ गाड़ी का जो वज़न है, अगर वो 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा हो गया, तो ऐसे गाड़ी को, ठीक है, ऐसे माल वाहन को, मतलब ऐसी गाड़ी जो क्या बोलते हैं, सामान को कैरी करती है, उसको हम बोलेंगे हैवी गुड व्हीकल। 12,000 किलो से ज़्यादा अगर ढोने वाली गाड़ी है तो उसको हैवी गुड व्हीकल बोलेंगे, ठीक है। अब हैवी गुड व्हीकल में देखो क्या हो सकता है, ट्रैक्टर भी हो सकता है, रोड रोलर भी हो सकता है, अगर 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है तो नहीं है,
वजन मैटर करता है। छोटा ट्रैक्टर है तो उसको हैवी गुड व्हीकल में नहीं डालेंगे, उसको किसी और व्हीकल में डाल देंगे। लेकिन अगर 12,000 किलो से ज़्यादा वजन है तो उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भारी यात्री मोटर यान, सेक्शन 2 का 17वां। ये बात करता है हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के बारे में, यानी कि भारी यात्री मोटर यान, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये कह रहा है कि कोई भी पब्लिक व्हीकल जो है या कोई प्राइवेट व्हीकल है, कैसी व्हीकल, या तो पब्लिक व्हीकल हो या तो प्राइवेट व्हीकल हो या तो कोई एजुकेशन पर्पस वाली व्हीकल हो, यानी कि एजुकेशन यानी कि, या फिर स्कूल बस जिसको कह सकते हैं, स्कूल बस हो, तो जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट, ठीक है, 12,000 किलो से अधिक है, तो ऐसी गाड़ी को हम बोलेंगे हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल। देखो वहाँ क्या था, वहाँ हैवी गुड मोटर व्हीकल था या हैवी गुड व्हीकल था 12,000 किलो से ज़्यादा वाले में, क्योंकि वो माल गाड़ी की तरह हम उसको यूज़ कर रहे थे। वो वैसी गाड़ियाँ थी जिस पर यात्री नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर कोई यात्री वाली गाड़ी हो, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बस हो, ठीक है, अगर उसका वजन 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है ना, तो वो डल जाएगी हमारा हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। अब चाहे 12,000 किलो से ज़्यादा अगर कार है तो वो हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल में चली जाएगी, बस है तो वो चली जाएगी, छोटी बस है 12,000 किलो से कम वाली है तो वो नहीं जाएगी, ठीक है। वजन निर्धारित कर दिया गया है, और अगर माल ढोने वाली है तो गुड व्हीकल बोल देंगे, और अगर पैसेंजर को ले जाने वाली है तो हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 का 17 जो था वो हमारा डील कर रहा था किससे, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल से। अब उसके बाद हम आते हैं 2 के 21 पे। 2 का 21 क्या कहता है हमसे, ये बात करता है LMV की, मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। तो पहली बात, कोई भी ऐसी गाड़ी जिसका वजन 750 किलो से कम हो, यहाँ कम बोला है, ज़्यादा नहीं बोला। अगर 7,500 किलो से आपकी गाड़ी हल्की है तो आपकी गाड़ी हल्की गाड़ियों की श्रेणी में आ जाएगी, जिसको LMV लाइट मोटर व्हीकल या हल्का मोटर यान बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका मोटर भी आ सकता है, कार भी आ सकता है, ट्रैक्टर भी आ सकता है, और तो और रोड रोलर भी आ सकता है, ठीक है। और अगर यही वजन 12,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे, डिपेंडिंग अपॉन अगर वो पैसेंजर कैरी कर रहा है या गुड कैरी कर रहा है, उसके हिसाब से हम इसका नामकरण कर देंगे। तो 221 जो है वो लाइट मोटर व्हीकल से रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं 221 का ए या क। इसमें डिफाइन किया गया है मैन्युफैक्चरर को, यानी कि विनिर्माता को। तो विनिर्माता या मैन्युफैक्चरर कौन है, तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मोटर व्हीकल के निर्माण में संलिप्त है, ठीक है। यानी कि ये प्रोड्यूस कर रहा है मोटर व्हीकल्स को, जो विनिर्माता या मेरा मैन्युफैक्चरर है। बस यही है मेरा 221A। अब हम आते हैं 2 के 22 पे। 2 का जो 22 है वो बात करता है मैक्सी कैब के बारे में। किसके बारे में, मैक्सी कैब के बारे में। तो देखो मैक्सी कैब यानी कि बड़ी टैक्सी बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर कोई ऐसा मोटर व्हीकल है जो कि भाड़े पर 6 से अधिक और
12 से कम यात्रियों को, अगर एक गाड़ी 6 से अधिक और 12 से कम, यानी कि कम से कम 6 लोग होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग होने चाहिए, ऐसी कोई भी टैक्सी जो है वो मैक्सी कैब या बड़ी टैक्सी कहलाएगी। तो जो 6 और 12 प्लस 1 ड्राइवर, यानी कि वो जो हम यात्रियों को गिन रहे थे उसमें ड्राइवर को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। यानी 6 यात्री या 12 यात्री, 6 से 12 यात्री रख सकते हैं ड्राइवर को छोड़ के। तो 222 जो है वो मेरा मैक्सी कैब के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो 222 किसके बारे में था? मैक्सी कैब। तो 225 के बारे में चलते हैं। 225 हमें बताता है मोटर कैब के बारे में, ठीक है। मोटर कैब यानी कि ये बड़ी टैक्सी तो है नहीं, तो मैक्सिमम इसमें कितने यात्री हो सकते हैं? 6 पैसेंजर्स, ठीक है। और जो ड्राइवर है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, यानी ड्राइवर को छोड़ के 6 लोग रहेंगे। फिर उसके बाद मेरा 225 के बाद हम चलते हैं 240 पे, और 240 हमें बताता है स्टेज कैरिएज के बारे में, ठीक है। तो स्टेज कैरिएज क्या होता है? मंजिली गाड़ी है, ठीक है, जो भाड़े पे या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक यात्रियों को लेकर जाता है। यानी स्टेज कैरिएज में भी 6 पैसेंजर से ज़्यादा पैसेंजर जाएंगे, ठीक है। इसमें भी ड्राइवर को एक्सक्लूड कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि यात्रियों से अलग अलग पैसा वसूला जाता है, ठीक है। अलग अलग पैसा वसूलने का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे क्या है ना, एक होता है स्टेज कैरिएज और एक होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज। तो कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज जैसे क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी ऑफिस में काम करते हो और आपको रोज़ ऑफिस जाना है, तो आप एक बिल्डिंग में रहते हो, वहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो उसमें आप 5 से 6 लोग मिलते हो, कहते हो यार हम एक ही ऑफिस जाते हैं, तो आओ एक गाड़ी बुक कर लेते हैं, ठीक है। एक गाड़ी वाले को लगा देते हैं और ये गाड़ी वाला जो है ये हमें ऑफिस लेके जाएगा और ऑफिस से वापस भी लेके आएगा, और इसको एक फिक्स अमाउंट हम देंगे। हो सकता है ये गाड़ी कंपनी ही प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैरिएज। लेकिन जो स्टेज कैरिएज होता है उसमें क्या होता है ना कि ए स्थान से बी स्थान तक एक गाड़ी जाएगी और बीच में बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशंस होंगे, तो वो हर जगह जाते हुए बी तक पहुंचेगी। तो अब क्या है कि ए पे कोई यात्री चढ़ा, तो अगर उसको इस पॉइंट पे जाना है तो उसका एक किराया है, अगर उसको यहाँ जाना है तो उसका अलग किराया है, बी का अलग किराया है। लेकिन अगर कोई स्थान ए से बी तक जाने का 20 रुपये दे रहा है, तो अगर मान लो इस पॉइंट एम पे कोई यात्री चढ़ेगा, तो एम से बी तक जाने के लिए वो 20 रुपये थोड़ी ना देगा, वो 15 रुपये देगा। यानी कि अलग अलग यात्रियों से अलग अलग किराया लिया जाता है 240 के तहत, ओके। फिर उसके बाद आता है 245। ये बताता है ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, ठीक है। तो जो ट्रैफिक सिग्नल या बेसिकली सिग्नल्स के बारे में, तो अलग अलग तरह के सिग्नल्स होते हैं, जैसे चेतावनी, यानी कि जैसे वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है, या वार्निंग साइंस कह सकते हैं, या फिर डायरेक्शन साइन वाले, फिर या फिर रोड पे भी साइन नहीं बनाते हैं, तो इस तरह का अलग अलग होता है 245। तो इस तरह से हमने सेक्शन 2 के जो मेन सेक्शंस थे वो सारे हमने देख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3, ठीक है। तो सेक्शन 3 पे आते हैं अब हम। सेक्शन 3 में देखो क्या होता है। सेक्शन 3 हमारा बात करता है
ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो अगर कोई भी व्यक्ति जैसे क्या है किसी भी पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चला सकता है, तभी चला सकता है जब उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है। अब ड्राइविंग लाइसेंस की क्या क्या शर्तें हैं, जैसे है ना कि बाइक चलाना है तो हेलमेट चलाना लेके चलाना है, कार चलाना है तो सीट बेल्ट चलाना है, तो ये सब सारी क्या शर्तें हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये सारी शर्तें कौन तय करता है, तो वो तय करती है हमारी केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह अब हम आएंगे सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 हमें बताता है कि अगर 18 साल का कोई व्यक्ति नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चला सकता, यानी गाड़ी चलाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 18 साल का। और कहाँ नहीं चला सकता, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चला सकता, पब्लिक प्लेस पर नहीं चला सकता। अपने घर के बालकनी में चलाओ, अपने छत पे अपनी बाइक लेके जाओ, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे नहीं चला सकता। लेकिन अगर 16 साल का व्यक्ति है तो ये चला सकता है। अरे ये क्या बात हुई, तो देखो 16 साल का व्यक्ति जो चला सकता है उसके लिए भी क्या था, शर्तें कौन तय कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय कर रही है। तो उसने ये शर्त लगा दी कि अगर कोई 16 साल का हो चुका है ना, तो वो 50 सीसी की जो गाड़ी है वो भी बिना गियर वाली, विदाउट गियर वाली, यानी वो जो स्कूटी नहीं आती, अब तो स्कूटी भी 100 सीसी की होती है यार, 50 सीसी गाड़ी पता नहीं कौन सी होती है, मुझे पता भी नहीं है। तो 50 सीसी की अगर गाड़ी है तो वो चला सकता है 16 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया है तो। अच्छा, अब देखो अगर कोई भी व्यक्ति को चलाना है सार्वजनिक स्थान पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कैसे व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि परिवहन यान चलाना है, तो उसकी मिनिमम एज है 20 ईयर्स, उसको 20 साल का होना पड़ेगा। 20 साल से पहले रोडवेज की बस नहीं चला सकते। अगर 18 के हो, सोच रहे हो रोडवेज का बस चलाओगे, आर्मी का बस चलाओगे, तो नहीं भाई, उसके लिए मिनिमम एज है 20 साल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं धारा 6 पे, सेक्शन 6 पे। तो जो सेक्शन 6 है ना, वो क्या है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस रखने, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस की कौन सी धारा थी, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो धारा 3 के अंतर्गत आता था, लेकिन सेक्शन 6 है ना, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस रखने के क्या कंपल्शंस हैं आपको ये बताएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले, अगर आपको तब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, आप तब तक ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं रख सकते जब तक आप लर्निंग लाइसेंस के अनुसार गाड़ी चलाने के लिए प्राधिकृत ना कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करने की अनुमति नहीं देगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये आपके कंपल्शंस हैं कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस से किसी और को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। लो भाई, तुम मेरा ड्राइविंग लाइसेंस रखो, तुम गाड़ी चलाओ, ठीक है। आपको लर्नर लाइसेंस तभी मिलेगा जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी रखने का अधिकार तभी होगा जब आपने लर्नर लाइसेंस के हिसाब से गाड़ी अपना बाकायदा चलाने के लिए प्राधिकृत हो चुके हैं, ठीक है। तो यही सेक्शन 6 जो है ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्शंस के बारे में बात कर रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए। अब सेक्शन 7 देखते हैं। देखो सेक्शन 7 जो है ना, वो कह रहा है, ये रिलेटेड है लर्नर लाइसेंस, ठीक है। लर्नर लाइसेंस जो है वो सेक्शन 7 है। ये कह रहा है कि गाड़ी चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब कम से कम
1 साल तक आपने लाइट मोटर व्हीकल चलाने की चालन अनुज्ञप्ति धारण की है, ठीक है। लेकिन आपको लर्नर लाइसेंस, अगर आपको ई गाड़ी चलाना है, कौन सी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी या ई रिक्शा, तो उसके लिए 1 साल की मियाद में छूट दी गई है, ठीक है। लेकिन लर्नर लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो आपको वो तभी दिया जाएगा जब आप कम से कम 1 वर्ष तक LMV चलाने की चालन अनुज्ञप्ति आपको धारण कर चुके हों तब। फिर आता है मेरा सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखो, कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो अगर जिसको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसको एक निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होगा, ठीक है। अब अगर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है तो वो मोटर वाहन तो चला नहीं सकता, लेकिन बिना गियर की 2 व्हीलर चला सकता है अगर 16 साल की एज हो गई है तो। और अगर 50 वर्ष से अधिक उम्र वाला जो है कोई व्यक्ति जो है, अगर 50 साल का हो चुका है और उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र देना होगा। ये सेक्शन 8 में बताया गया है। सेक्शन 8 में क्या बताया गया है, आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आवेदन करना होगा, और अगर 16 साल के हैं तो 2 पहिया वाली गाड़ी, 50 साल के हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सेक्शन 9 क्या है, ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस की मंजूरी। तो देखो, कोई भी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो ड्राइविंग लाइसेंस कब देगा, जब वो उस व्यक्ति को गाड़ी चलाने के योग्य पाएगा, उसने लर्निंग लाइसेंस की अवधि पूरी कर ली होगी, ठीक है, और उसने ड्राइविंग टेस्ट पास किया होगा। और अगर व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मेरा सेक्शन 9 बता रहा था। अच्छा, सेक्शन 9 तक तो पहुंच गए, बीच में ये एक सेक्शन ये छूट गया, सेक्शन 7, ठीक है। तो सेक्शन 7 जो है वो हमें बताता है फॉर्मेट एंड कंटेंट्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखो, ये बताता है सेक्शन 7 कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किस प्रकार की गाड़ी के लिए होगा, यानी किस किस श्रेणी में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, फिर आपको लाइट मोटर व्हीकल LMV के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, फिर आपको हैवी मोटर व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, फिर आपको हैवी पब्लिक व्हीकल यानी कि भारी यात्री वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, और ई रिक्शा या ई ट्रैक्टर के लिए भी आपको अलग से ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपकी श्रेणी का लिखा होना बहुत आवश्यक है कि आपको किस प्रकार की गाड़ी का लाइसेंस मिला है, यह आपके उस पर लिखा होता है, और जिस चीज़ का मिला है आप सिर्फ वही गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि LMV लाइसेंस बनवा के आप बस चला रहे हो। फिर हम देखते हैं सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 जो है वो अनुज्ञापन और विनियमन से संबंधित है।
मेमोरेंडम एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो केंद्र सरकार होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो गाड़ी को चलाने और उससे संबंधित विषयों में शिक्षा देने के लिए विद्यालय वगैरह का स्थापन कर सकती है, ठीक है। और ये नियम जो है, मतलब नियम जो क्या है, रूल जो है इन विद्यालयों का या इंस्टीट्यूशंस बोलना सही रहेगा, इन इंस्टीट्यूशंस का जो नियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? स्टेट गवर्नमेंट करवाएगा। ये सेक्शन 12 के तहत दिया है। इसमें एक तरह की एक छूट भी मिलती है कि अगर ये मतलब कि वो कुछ संस्थाओं को छूट भी दे सकती है। अगर मान लो कोई संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो इस एक्ट के बनने से पहले से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन एक्ट को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। उनको कुछ समय दिया जाएगा कि वो इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। सारे फीस वगैरह जो भी हैं जमा कर दें, और जब तक इनके आवेदन की प्रक्रिया का निपटारा नहीं होता है तब तक वो अपने स्कूल को या फिर अपने इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। तो सेक्शन 12 जो है बेसिकली ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। देखो अब हम देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 जो है वो क्या बोलता है, जो लर्नर लाइसेंस होता है ना, जो लर्नर लाइसेंस होता है, जो कि हमने देखा था धारा 7 में, तो लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी कब होती है? तो जिस दिन से भी जारी हो रहा है उस दिन से 6 महीने तक लर्नर लाइसेंस की, मतलब लर्नर लाइसेंस प्रभावित रहता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये सेक्शन 14 का पहला पार्ट। देखो फिर दूसरा क्या होता है ना कि नवीकृत चालन अनुज्ञप्ति, ठीक है। तो क्या होता है, जो परिवहन यान है, परिवहन यान मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको चलाने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल तक के लिए प्रभावी होती है, ठीक है। और अगर जो है यदि कोई व्यक्ति है जो खतरनाक माल को ले जाने वाला गाड़ी चलाता हो, तो उस केस में सिर्फ 1 साल तक के लिए मतलब उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब कि जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सिर्फ 1 साल के लिए दिया जाएगा उसको। और नवीनीकरण उसको रिन्यू कर सकते हैं, और रिन्यू करने से चालक को 1 दिन का पुनः शिक्षा पाठ पूरा करना होगा, उसको फिर से पढ़ना होगा, या जो भी टेस्ट वगैरह होगा उसका हल्का सा। फिर उसके बाद कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने नवीकरण के समय 50 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है, ठीक है, 50 साल की आयु नहीं प्राप्त की है, तब उस ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि जो है वो 20 साल तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर 50 वर्ष से अधिक का है तब सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक वो लाइसेंस प्रभावी रहेगा। अब जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अब मान लो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो गया, तो एक्सपायर होने के 1 महीने बाद तक भी उसकी वैलिडिटी बनी रहती है, ताकि आपको रिन्यू कराने में थोड़ा सरल हो जो भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है ना वो रिलेटेड है रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो देखो कोई भी जो अनुज्ञापन प्राधिकारी है
तो अगर आप आवेदन करोगे तो वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के 30 दिन बाद अगर आवेदन करोगे तो जिस दिन आवेदन करोगे वो उसी दिन से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप जिस समय रिन्यू कराने जा रहे हो, ठीक है, जिस समय रिन्यू कराने जा रहे हो और आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, परिवहन वाली गाड़ी है, और आप 40 वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर चुके हो, तो उस केस में आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा। क्लियर है? अब जो आपको रिन्यूअल के लिए ऑब्वियसली आवेदन तो करना ही पड़ेगा। अब इस रिन्यूअल करने के लिए कुछ फ़ीस भी है। तो जैसे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन के भीतर आपने अगर अप्लाई कर दिया तो आपको नॉर्मल फ़ीस देनी होगी, ठीक है। और अगर 30 दिन के बाद अप्लाई किया तो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस देनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आवेदन जो है रिन्यूअल के लिए 5 साल के बाद, आपने 5 साल तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू ही नहीं करवाया, ठीक है, तो जो अधिकारी है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर सकता है। और जब वो मना कर देगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, आपको चालन सक्षमता परीक्षण देना होगा, और उसमें अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस उसके बाद दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 18। देखो जो सेक्शन 18 है ना, वो कहता है केंद्रीय सरकार के मोटर व्हीकल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने का अधिकार, ठीक है। यानी कि जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे लोगों को प्रोवाइड करेगी, जो 18 साल की आयु जो है वो पूरा कर चुके हैं, ठीक है। कैसी गाड़ी आप चला पाओगे, सिर्फ वही गाड़ी चला पाओगे जिसका आपको लाइसेंस मिला है, और आपके लाइसेंस का प्रकार जो है वो सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सेक्शन 18 में सिर्फ इतना था कि ये केंद्र सरकार के हक के बारे में बता रहा है, भाई ये उनका हक है, ये उनका वॉटेवर है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 देखो क्या कहता है। सेक्शन 21 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, देखो एक सेक्शन इसी मोटर व्हीकल एक्ट में है 184, और 184 कहता है शायद खतरनाक रैश ड्राइविंग के बारे में है, ठीक है। तो अगर पहले सेक्शन 21 जो है वो सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके 21 के 1 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, यानी आपके ऊपर 184 वाली धारा का आपने गुनाह किया और वो आप कन्विक्ट हो गए, आपका दोष सिद्ध हो चुका है, तब कोई पुलिस अधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उसने किसी मोटर यान को खतरनाक तरीके से चलाकर एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपहति की है, तो उस केस में उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। कितने समय तक किया जा सकता है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 6 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है। और अगर आप अब देखो 6 महीने तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल है, लेकिन मान लो आप आगे जाके उस दोष से आप मुक्त हो जाते हैं, आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं,
तो उस केस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या सस्पेंड रहेगा? नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस को फिर से आप बहाल कर दिया जाएगा। तो यानी कि जब से निलंबन 1 तारीख को निलंबन हुआ और 5 तारीख को आप बाइज्जत बरी हो गए, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 4 दिन के लिए सस्पेंड रहा, या 1 महीने पहले दिन से लेके 5वें महीने में जाके आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब आप बाइज्जत बरी हो गए, तो जो 6 महीने आपका होना था अब आप 5 महीने के तुरंत बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस को बहाल कर दिया जाएगा। तो 6 महीने तक, और नहीं तो दोष मुक्त होने के कैटेगरी में जिस समय दोष मुक्त हुए उसी समय से आपके ड्राइविंग लाइसेंस की बहाली जो है वो हो जाएगी। फिर आता है मेरा सेक्शन 39। देखो सेक्शन 39 बताता है कि आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ठीक है, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब बिना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाए आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप गाड़ी तभी चला सकते हो जब आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है या आपका रजिस्ट्रेशन निलंबित नहीं हुआ है। उसी तरह जब हम सेक्शन 40 में जाते हैं तो सेक्शन 40 हमें बताता है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है कि हम अपनी गाड़ी को ऐसी जगह से रजिस्टर करवाएंगे जहाँ पे या तो मेरा निवास स्थान है, ठीक है, या फिर वो गाड़ी आम तौर पे ज़्यादातर जहाँ पे रखी जाती है उस जगह से हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब देखो मोटर यान के रजिस्ट्रेशन का निलंबन, देखो 39 तो बताता है कि रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर 40 हमको क्या बताता है? 40 बताता है कि रजिस्ट्रेशन का स्थान क्या होना चाहिए। फिर हम देखते हैं जो हमारा सेक्शन 53 है वो हमें बताता है रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन, ठीक है। तो देखो रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन कब कब हो सकता है? आपकी गाड़ी की स्थिति खराब हो, ठीक है, आपकी गाड़ी की स्थिति ऐसी है कि आप उसको पब्लिक प्लेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो चुकी है और जनता के लिए खतरा उत्पन्न है। उस केस में जो विहित प्राधिकारी है वो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है या रद्द कर सकता है, ठीक है। या फिर आपने बिना परमिट के कोई कमर्शियल यूज़ कर लिया हो, जैसे क्या है कि आपने गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए ली, अब उसको भाड़े पे आपने चलाना चालू कर दिया और उसका परमिट आपने लिया नहीं, ठीक है, उस केस में आपके गाड़ी का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो सकता है। अच्छा, ये तो ठीक है कि सेक्शन 53 हमको बताता है कि कैसे मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे सस्पेंड हो सकता है, लेकिन उस सस्पेंशन का भी एक प्रक्रिया है। देखो प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया है कि आपको सूचना भेजी जाएगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा? बाई पोस्ट किया जाएगा। वाहन के स्वामी को रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दर्ज पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना भेजी जाएगी और उसको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अब देखो निलंबन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो क्या है? कि आपकी गाड़ी जब तक
अगर मान लो आपकी गाड़ी का निलंबन इसलिए हुआ है रजिस्ट्रेशन का कि उसकी स्थिति खराब है, तो जब तक आप उसकी स्थिति सही नहीं करवाएंगे तब तक वो रजिस्ट्रेशन रद्द रहेगा। आप स्थिति सुधरवा लो, आपका रजिस्ट्रेशन बहाल कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर बिना परमिट के कोई गाड़ी कमर्शियल यूज़ कर लेता है तो 4 महीने तक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड रहेगा। फिर देखो क्या होता है कि सूचना देने की अनिवार्यता भी एक चीज़ होती है। जैसे क्या है कि अगर किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया और 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, यानी कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया और 1 महीना बीत चुका है और अभी भी वो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड ही है, ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति ने उस व्हीकल को सस्पेंड किया है उसका रजिस्ट्रेशन, उस व्यक्ति को इस बात की सूचना मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को देना होगा, ठीक है। यानी इसको अपने सीनियर तक ये बात बतानी होगी, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि अगर किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 महीने से ज़्यादा तक सस्पेंड हो चुका है तो उसको इसकी सूचना एक मूल रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को देना होगा। अब ये समझो, अगर कोई गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है तो उस गाड़ी के मालिक को जो प्रमाण पत्र उसके पास है जो भी उस गाड़ी से रिलेटेड, वो सब प्राधिकारी को सौंपना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है मेरा सेक्शन 59 किया जाए या सेक्शन 66। लेट मी चेक कि सेक्शन 59 क्या उतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। मेरे को याद है अभी सारी पुरानी बाइक्स बैन हो गई थी, BS5 BS4 कुछ करके चल रहा था सीन ना, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अलाउ करे कौन सी गाड़ियाँ रोड पे रहेंगी और कौन सी गाड़ियाँ नहीं रोड पे रहेंगी, ठीक है। यानी कि किसी भी मोटर व्हीकल की एज कह सकते हैं एक तरह से डिसाइड कौन करता है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये शक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर, या फिर लाइफ स्पैन ज़्यादा सही वर्ड होगा, ठीक है, हाँ, कि लाइफ स्पैन किसी मोटर व्हीकल कितनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी वो डिसाइड करती है। और अगर उसने डिसाइड कर लिया कि मान लो कि 5 साल बाद फलाना गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, मान लो हीरो एक्टिवा अब नहीं चलेगी, हीरो की कहाँ एक्टिवा, होंडा की एक्टिवा, तो अगर अब एक्टिवा 5 साल बाद नहीं चलेगी तो 5 साल वो क्या है, उस गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग डेट से 5 साल माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 66 में। देखो सेक्शन 66 जो है वो बताता है नीड फॉर परमिट, कि परमिट लेने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, परमिट लेना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो देखो इसमें बड़ी बातें हैं। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि किसी भी व्हीकल का जो मालिक है, अगर उसको अपनी गाड़ी को
एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ करना है, ठीक है। अभी भले उसने मतलब उसके पास पर्सनल व्हीकल है और उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह यूज़ करना है, या फिर उसने इसी उद्देश्य से गाड़ी ली है कि उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह यूज़ करना है, यानी कमर्शियल यूज़ करना है, तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। और उस परमिट में जो जो शर्तें हैं उन सारी शर्तों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह चलाना है ना बाबू, तो इसके लिए परमिट लेना होगा। और वो परमिट कौन देगा? तो वो परमिट देती है हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, दैट इज आवर STA, ठीक है। अब क्या है कि ये परमिट जो है वो STA तो जारी कर ही सकती है, लेकिन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण भी ये जारी कर सकता है, यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी जारी कर सकता है। यानी कि अगर कमर्शियल यूज़ या फिर कमर्शियल यूज़ ना कह के कहें ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह किसी व्हीकल को चलाना है, तो आपको परमिट वगैरह लेना होगा। ये सेक्शन 66 में ये बात कही गई है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं सेक्शन 66 में। तो देखो किन किन गाड़ियों को छूट है, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट व्हीकल है, सरकारी गाड़ी है, तो उसको इस चीज़ से छूट है, क्योंकि गवर्नमेंट गाड़ी का व्यावसायिक उद्देश्य से कोई संबंध होता नहीं है। उसी तरह जो नगर निगम, ठीक है, जो अपना नगर निगम की गाड़ियाँ हो गई, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ की गाड़ियाँ हो गई, जो सड़क पे सफाई करने वाली गाड़ियाँ हैं, जो जल छिड़काव करती हैं, या कोई भी गाड़ी जो पब्लिक सर्विस कर रही है, ठीक है, उस गाड़ियों को एग्जेम्प्ट किया गया है। उसी तरह पुलिस की गाड़ी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी, ठीक है। उसी तरह शव वाहन या ब्रेकडाउन रिकवरी वाहन, जो गाड़ियाँ मतलब बिगड़े गाड़ियों की मरम्मत या खींचने उचने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। उसी तरह मोटर यान निर्माता, डीलर या चेसिस निर्माण से संबंधित कोई गाड़ी, या फिर कोई गाड़ी जिसका वजन 3000 किलो से कम है, ठीक है, ऐसे, वो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं, माल वाहन, ठीक है। मतलब भाई ट्रक तो 3000 किलो से भारी होगा, तो ट्रक को तो परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन कोई छोटी गाड़ी है यार जो 3000 किलो तक की है, बहुत हल्का वजन, हल्का माल उठा सकती है, तो उसके लिए परमिट की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यार छोटा मैजिक वगैरह है, छोटा वाला, छोटा हाथी जिसको बोलते हैं, अब उसमें क्या ही है, अगर वो 3000 किलो से कम की है तो उसमें क्या ही परमिट लेगा। वो आदमी अपने छोटे छोटे यूज़ के लिए रखता है, किसान रखता है कि भाई अपने भैंस को लाद के ले जाएगा कहीं, और चारा ले आना होगा, अनाज ले आना होगा, तो इसके लिए नहीं लगता है, ठीक है। 3000 किलोग्राम से ऊपर वाली गाड़ियों के लिए ही ज़रूरी है। फिर देखो, अगर कोई खाली वाहन है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है बिना यात्री या बिना किसी माल को लिए हुए, ऐसे गाड़ियों को एग्जम्प्ट किया गया है। फिर ऐसी गाड़ियों को, जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, अब क्या है कि कहीं भूकंप आ गया या कहीं पे बाढ़ वगैरह आ गई, रास्ता ब्लॉक है, अब आपको कहीं से दूसरी जगह से जाना है, ठीक है। तो अब आपको जब दूसरी जगह से जाना है, तो उस समय आप ऐसे क्षेत्र में चले गए जहाँ परमिट की ज़रूरत हो, तो उस समय आप एग्जेम्प्टेड हो परमिट से, ठीक है। फिर अस्थायी रूप से रजिस्टर किए गए गाड़ी वगैरह, तो ये सब बेसिकली है जो एक्सेप्शन में डाला गया है जिन्हें। सेक्शन 66A देखते हैं। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी या राष्ट्रीय परिवहन नीति। तो देखो, जो केंद्र सरकार है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार और बाकी जितने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनके परामर्श से एक नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तैयार करेगी, ठीक है। और अगर राज्य सरकार को सड़क परिवहन का नियंत्रण करने का शक्ति जो है वो सेक्शन 67 में दिया गया है। तो नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो सेक्शन 66A में बताया गया है। अब उसके बाद क्या है, सेक्शन 77 जो है बहुत छोटा सा सेक्शन है जो बताता है कि अगर आपको गुड्स व्हीकल चलाना है, ठीक है, तो उसका परमिट आपको मिलेगा सेक्शन 77 के तहत, ठीक है। और सेक्शन 87 जो है वो टेम्पोरेरी परमिट देता है। कैसा परमिट देता है? टेम्पोरेरी परमिट देता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया है, अच्छी बात है। कुछ और चीज़ें अभी बची हुई हैं, उसको भी देख के ख़त्म करते हैं। वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा हो तो आई डिडंट वांट टू डू दैट, बट अब जा रहा है तो करना ही पड़ेगा। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। बहुत ज़्यादा 1 घंटे 20 मिनट से ज़्यादा तो नहीं ले जाने वाला, ठीक, सॉरी। तो अब हम आते हैं सेक्शन 112 पे, ठीक है। तो वो सेक्शन 112 जो है ना वो स्पीड लिमिट्स बताता है, ठीक है। तो यह धारा निर्धारित करती है कि कोई भी मोटर वाहन को ऐसी गति से नहीं चलाएगा जो कानून द्वारा निर्धारित स्पीड लिमिट से अधिक हो। मतलब जो स्पीड लिमिट है उससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, ठीक है। स्पीड लिमिट डिसाइड कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी ये नियम बना सकती हैं कि स्पीड लिमिट कितनी होगा, ठीक है। स्पीड लिमिट कहाँ पे लागू होता है? जहाँ जहाँ पब्लिक रोड है, सार्वजनिक रोड है, वहाँ पे स्पीड लिमिट का नियम काम करेगा। फिर सेक्शन 117 जो है ना वो पार्किंग और विराम स्थल के बारे में उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार जो है, तो इसमें तो कोई स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। तो जो राज्य सरकार है वो वाहनों के लिए पार्किंग स्थल तथा विराम स्थल का निर्धारण कर सकेंगी। फिर देखो, जैसे ट्रेन में हम लोग WT चढ़ जाते हैं ना विदाउट टिकट, तो उसी तरह लोग बस में भी विदाउट टिकट चढ़ सकते हैं। लेकिन सेक्शन 124 कहता है कि अगर आप या तो पास या तो टिकट इनके बिना अगर आप गाड़ी में चढ़ेंगे, किसी भी स्टेज कैरेज में चढ़ेंगे, तो आपको फाइन जुर्माना देना पड़ेगा। और पहली बात, बिना पास और बिना टिकट आपको चढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 129, टोपा हो क्या, मीम था ना तो उसी तरह जो हेलमेट नहीं पहनता है उसको हम लोग कह सकते हैं भाई टोपा हो क्या, हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो। तो 129 जो है वो हमारा हेलमेट से रिलेटेड है। हेलमेट पहनने की अनिवार्यता है कि आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हो तो आपको हेलमेट चाहिए। लेकिन देखो यार, एक साइड कार होता है, जो गाना नहीं है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो बाइक रहती है और बाइक के बगल में भी एक गाड़ी वो रहता है ना, तो जिस पे एक बैठा रहता है, शायद अमिताभ बच्चन रहता है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो उसमें शायद ज़रूरी नहीं है साइड कार को छोड़कर, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर आप बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना है। और हेलमेट जो है वो BIS मार्क्ड होना चाहिए, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होना चाहिए। और इस हेलमेट पहनने से छूट किसको है? तो अपने सिख भाइयों को छूट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो पहले सेक्शन 100 अरे यार ये क्या,
सेक्शन 145 जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करती है। किसके बारे में? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो ये बताती है 145 दरअसल ये बताती है कि एक प्राधिकृत बीमा करता कौन है। ठीक है, तो बीमा कंपनी जो साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 1972 के तहत भारत में अधिकृत है, वही प्राधिकृत बीमा करता है। ठीक है, इसका दायित्व क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति की स्थिति में धारा 140 के तहत देयता भी शामिल है। इसमें पर व्यक्ति भी इंक्लूडेड है, जिसमें सरकार भी आती है। पर व्यक्ति क्या है ये मैंने उसमें RTI एक्ट में बताया हुआ है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 146 पर व्यक्ति जोखिम बीमा की अनिवार्यता। तो देखो क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक स्थान पर मोटर व्हीकल का उपयोग तभी करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को तभी करने देगा जब उसके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी है। सेक्शन 146 यही कहता है। ठीक है, अब क्या है ये तो हो गया कि आपके पास पॉलिसी होगी तभी आप गाड़ी चलाओगे। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर। फिर उसके बाद एक है क्या कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। पब्लिक लायबिलिटी यहाँ पे इंश्योरेंस भी होगा, इंश्योरेंस एक्ट 1991। तो इसके तहत भी बीमा कराना होगा। कैसे? मोटर को कि अगर कोई मोटर यान हजार्डस गुड्स को लेकर जा रहा है तो उसको क्या है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के तहत बीमा करवाना अनिवार्य होगा। जैसे क्या है, मान लो यार कोई कंटेनर है, उसमें बहुत इन्फ्लेमेटरी कोई मटेरियल है, तो अब वो जा रहा है, तो अगर उसमें कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके एक्सीडेंट से बहुत हैवी आग लग सकती है जो बहुत देर तक बुझे ही ना और बहुत दूर तक फैल सकती हो। तो उस केस में ऐसी गाड़ियों का अलग इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस जब आप कराने जाओगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक मानक बताएगी कि देखो ये मानक आपको फॉलो करेंगे तभी आपको ये वाला इंश्योरेंस मिलेगा, इसके बिना आप गाड़ी भी नहीं चला पाओगे। तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इसीलिए नाम रखा गया है। इस एक्ट का नाम ही जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हम आते हैं अपने सैलमॉन भाई वाले आर्टिकल पे। वैसे सैलमॉन नाम का तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन पता नहीं मीम में सब सैलमॉन भाई क्यों बोलते रहते हैं। ठीक है, सेक्शन 161 जो है वो है हिट एंड रन के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर धारा 161 के तहत अगर कोई हिट एंड रन मोटर व्हीकल जो है दुर्घटना होती है और उसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो कितना मुआवजा देना होगा? ₹2,00,000, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ₹2,00,000। फिर उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 164। सेक्शन 164 क्या कहता है ना कि मोटरयान के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के मामले में मोटर का जो मालिक है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की दशा में उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और अगर बहुत गंभीर रूप से घायल है तो 2.5 लाख रुपए उसको मिलेगा।
ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 165। ठीक है, सेक्शन 165 जो है वो क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार है उनके द्वारा एक व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, यानी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का गठन किया जाएगा। और आप अपने जो भी जैसे कि क्लेम कर मतलब आपका कोई भी विवाद हो जाए कि आपको क्लेम नहीं मिल रहा है, तो आप क्लेम ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं टू द सेक्शन 178। ओके, तो 178 क्या कहता है? पेनाल्टी फॉर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। ठीक है, पेनाल्टी WT वालों के लिए, लेकिन रोडवेज में। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेज कैरियज में बिना पास या टिकट का यात्रा करता है तो वो दोषी होगा। ठीक है, फिर अगर वो बस में रहते समय या उतरने के बाद टिकट या पास दिखाने में असफल रहता है या देने से इनकार करता है तो भी उसे दंडित किया जाएगा। यदि टिकट की मांग की जाए और वह उसे तत्काल प्रस्तुत करने में विफल रहता है तब भी उसे दंड मिलेगा। दंड क्या है भैया? 500 रुपये का जुर्माना। तो कोई ऐसी बस पकड़ लो जिसका टिकट 650 रुपये वाला टिकट ले लो, टिकट मत लो 500 रुपये जुर्माना दे दो। जस्ट किडिंग गाइस। ठीक है, ऐसा काश कर पाते। अब आई एम श्योर इसके लिए भी कुछ प्रावधान तो होगा ही, इतना इजी गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है गाइस। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेक्शन 185। सेक्शन 185 जो है वो कहता है ड्रंक ड्राइविंग के बारे में बताता है। किसके बारे में? ड्रंक ड्राइविंग के बारे में, या फिर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो देखो अगर क्या होता है, कोई गाड़ी चलाते समय या चलाने का प्रयास करते समय यदि शराब पिया है तो उसका क्या होगा, एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में अगर उसके ब्लड में 100 मिलीलीटर में 30 मिलीलीटर या उससे ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई गई, ठीक है, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा, वो एक क्राइम होगा। ठीक है, पनिशमेंट क्या है? 6 महीने तक की जेल या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। ठीक है, अगर यही 3 साल के भीतर उसने दोबारा वही अपराध कर दिया तो अब जो जेल होगी वो होगी 2 साल तक की, और जो जुर्माना है वो होगा 3000 रुपये तक का। ठीक है, लेकिन क्या है कि फिर आगे जाके थोड़ा अमेंडमेंट भी तो हुआ। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट था 2019 का, उसमें ड्रंक ड्राइविंग पे 2000 जुर्माना हटा के 10,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है, यानी कि ड्रंक ड्राइविंग में अब 10,000 का जुर्माना देना होगा पहली बार पकड़े जाने पर ही। ओके, गुड। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 202। मेरी राइटिंग तो अद्भुत होती चली जा रही है। ठीक है, सेक्शन 202 पावर देता है, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, कब कब केस में बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है? अगर आपने 184 धारा का उल्लंघन किया, यानी कि आपने रैश ड्राइविंग की, तब आपको कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, आपको उठा लिया जाएगा।
आपने धारा 185 का उल्लंघन किया, यानी कि आपने ड्रंक ड्राइविंग की, ठीक है, या फिर आपने धारा 197 का उल्लंघन किया, यानी कि ड्राइविंग विदाउट परमिट, आपके पास परमिट नहीं है। इन सब केसेस में आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, धारा 185 ड्रंक ड्राइविंग में एक सीन ये आ जाता है कि आपको पकड़े जाने के 2 घंटे के भीतर आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, और अगर आपका 2 घंटे में मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 202 की पावर्स। फिर उसके बाद सेक्शन 202 हो गया। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 203 समझने की ओर। सेक्शन जो 203 है वो हमें क्या समझाता है कि ये रिलेटेड है ब्रेथ टेस्ट से, ठीक है, फॉर एल्कोहल। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर वर्दी पहना है या मोटर व्हीकल विभाग का कोई भी अधिकृत अधिकारी है, तो वो किसी पब्लिक स्थल पे वाहन चला रहे व्यक्ति को ब्रेथ टेस्ट देने की मांग कर सकता है। इस आधार क्या है, बस उसको ये शक होना चाहिए कि आपने ड्रिंक कर रखा है। अगर उसे ऐसा प्रतीत होता है तो वो आपका ब्रेथ टेस्ट करवा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 203 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इज़न्ट इट कमेंडेबल। अब चलो हम देखते हैं सेक्शन 215। सेक्शन 215 है रोड सेफ्टी काउंसिल एंड कमेटी, ठीक है। रोड सेफ्टी काउंसिल एंड कमेटी के बारे में तो देखो, पहली कमेटी अपनी जो है वो है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, NRSC। इसको कौन गठित करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होगा और बाकी कुछ अन्य सदस्य होंगे, और इसकी शर्तें कौन रखेगा, तय करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करेगी। फिर उसके बाद आता है एक और कमेटी है या काउंसिल है जिसका है कहते हैं स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल। इसको कौन संचालित करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसका भी एक अध्यक्ष होगा और इसकी भी जो नियम और शर्तें हैं वो राज्य सरकार तय करेगी। फिर आता है DRSC, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, ठीक है। तो ये इसमें भी एक अध्यक्ष होगा और ये राज्य सरकार ही इसको ऑपरेट करेंगी, ठीक है। इसे भी राज्य सरकार ही ऑपरेट करने वाली है। कार्य और कर्तव्य क्या है इनके, तो राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर की ये जो काउंसिल्स हैं, ठीक है, ये सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य देखेंगे। ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों के तहत दिए गए कार्यों को पूरा करेंगे, ठीक। यहाँ पे जाके मेरा जो बेसिकली मेन जितने भी चीज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की है वो हो चुका है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत। अब इसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है वो है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट, ठीक है। 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ। इसमें अब कितने चैप्टर्स हो गए हैं, 13 चैप्टर्स हैं और एक शेड्यूल है, ठीक है। तो एक मतलब कि यानी कि एक चैप्टर रिमूव किया गया, राइट, और एक शेड्यूल को भी रिमूव किया गया, क्योंकि पहले 14 और 2 थे ना। तो जो कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया, तो 10वें चैप्टर को रिमूव कर दिया गया
और दूसरे शेड्यूल को रिमूव किया जा चुका है। तो पूछेगा यही कि चैप्टर नंबर और शेड्यूल नंबर, उसका नाम क्या था, ये पूछने की संभावना कम होती है। ठीक है, तो देखो ये कब लागू हुआ? 1 सितंबर 2019 से मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया। ठीक है, 5 अगस्त को इसको पारित कर दिया गया था। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को ये पारित किया गया था संसद से, लेकिन राष्ट्रपति जी ने साइन जो है उसको करके अधिनियम को संशोधित किया 1 सितंबर 2019 को। ठीक है, देखो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं ऐसी हैं कि ड्राइवर रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है। ठीक है, तो जो सेक्शन 19 है जिसके तहत निलंबन और निरस्तीकरण के बाद लाइसेंस को पुनर्जीवित करने के लिए ड्राइविंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स होता है, उसकी नियम वगैरह रखी गई है। देखो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, जुवेनाइल द्वारा दुर्घटनाओं के मामले में पेरेंट्स की देयता, जैसे क्या है कि धारा 199 जो है, ठीक है, इसमें क्या है कि अभिभावक या वाहन के मालिक को किशोर के कारण हुई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार बताती है। मतलब 199 कहती है कि parent is responsible for their kids accident। ठीक है, अगर उनके बच्चे कहीं दुर्घटना करके आते हैं तो इसके जिम्मेदार उनके परिवार वाले, उनके पेरेंट्स होंगे, क्योंकि उन्होंने गाड़ी को क्यों दिया एक बच्चे को चलाने के लिए, ये उनकी गलती मानी जाएगी और उनसे ही उन्हें भी दंड भी दिया जा सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट एक्ट में जो 2019 में आया। तो देखो सज़ा के रूप में इस बार एक नया चीज़ रखा गया है, कम्युनिटी सर्विस को सज़ा के तौर पे रखा गया है, यानी कि सामुदायिक सेवा। तो संशोधन अधिनियम की धारा सेक्शन 200 जो है वो यातायात उल्लंघन के लिए कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में निर्धारित करती है। फिर उसके बाद देखो जो सड़क दुर्घटना पीड़ित होते हैं उनके लिए मुआवजा। देखो इससे क्या होता है, केंद्र सरकार को गोल्डन आवर एक होता है, यानी कि गंभीर चोट लगने के बाद पहला 1 घंटे के समय अगर कोई व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको गोल्डन आवर में उपचार के लिए, कैशलेस उपचार के लिए एक योजना विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, मतलब कि अब सरकार को ये नियम बनाने हैं कि जब किसी का एक्सीडेंट हो तो उनको भाई हो सकता है ऑन द स्पॉट पैसा ना हो उनके पास या फिर कैश, तो ये गवर्नमेंट को अब एक योजना बनानी है, ये काम दिया गया है, गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है। क्या ऐसी योजना बनाई जाए जिससे पहले घंटे में सही से सही उपचार उसको मिल सके और कैशलेस पैसा वैसे का कुछ प्रबंधन जो है करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, फिर एक होता है मोटर वाहन दुर्घटना निधि। क्या मोटर वाहन दुर्घटना निधि, ये भी अमेंडमेंट की खास बात है, इसको समझते हैं। देखो क्या होता है कि मोटर दुर्घटना के पीड़ित को तुरंत राहत देने के लिए मोटर वाहन दुर्घटना निधि को संशोधन अधिनियम की धारा 164B के तहत पेश किया गया है, यानी 164B के तहत मोटर वाहन मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट निधि मतलब फंड होता है ना, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड 164B के तहत स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत हिट एंड रन के मामले को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है ना तो इस निधि में से उसका उपचार किया जाता है और बाद में इस व्यक्ति को जो मुआवजा मिलेगा तो उस मुआवजे में से इस पैसे को घटा दिया जाएगा।
ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर सम रिटर्न्स क्या होते हैं? सम रिटर्न्स ऐसे लोग होते हैं जो कि गोल्डन आवर में किसी पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं, उनका कोई लोभ नहीं होता है। ऐसे भले मानुषों को 134A के तहत कानूनी रूप से सुरक्षा, यानी कि सिविल या आपराधिक कार्रवाई से अनावश्यक परेशानी या उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाती है। कि भाई ऐसा ना हो कि किसी की मदद की है, पुलिस तुम्हें परेशान कर रही है 50 सवाल पूछ के, ठीक है, ये हो गया। फिर हिट एंड रन स्कीम जो है धारा 161 के तहत हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को देय मुआवजा भी बढ़ाया गया है, ठीक है। तो पहले जो 25,000 भी मिलता था, अभी हमने जब देखा था हिट एंड रन तो उसमें 2 लाख का मुआवजा देखा था ना, तो ये अमेंडमेंट के बाद ही 2 लाख है, नहीं तो पहले तो सिर्फ 25,000 रुपये का मुआवजा मिलता था। अब क्या है, 2 लाख का मुआवजा मिलने लगा है। और गंभीर चोट होने पे 50,000 का 50K का जुर्माना लगता है, मुआवजा की तरह मिलता है। अगर नाबालिग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार माना जाएगा। अब वे यह कहकर नहीं बच पाएंगे कि उनके जानकारी में नहीं था। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इसके तहत जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। एक्सक्यूज माय राइटिंग प्लीज। और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब शराब पीकर जो ड्राइविंग करते हैं उनका भी जुर्माना अब कितना कर दिया गया, ये तुमने पहले ही देख लिया है, 10,000 बुक कर दिया गया, ठीक है। वहीं इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और PCR का रास्ता रोकना भी भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पे भी 10,000 का ही जुर्माना लगेगा, ठीक है। अब देखो, बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा 3 महीने तक। ठीक है, बिना हेलमेट के गाड़ी पकड़े जाने पे 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। और अगर नाबालिग पकड़ाता है तो उसके पापा मम्मी दोषी होंगे। और ऐसे केस में सज़ा जो है वो 3 साल रखी गई है या 25,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अधिकारियों का आदेश नहीं माना उस केस में 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करने पे 5,000 का जुर्माना, ठीक है। ओवर स्पीडिंग पे पहले 400 लगता था, अब इसको 1,000 से 2,000 तक बढ़ा दिया गया है ओवर स्पीडिंग करने पे, ठीक है। और बिना सीट बेल्ट पे पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 1,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है। और ड्राइविंग के दौरान अगर आप फ़ोन पे बात करोगे तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, पहले ये 1,000 रुपया होता था, ठीक है। अब यार देखो, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ नई धाराएं अगर पढ़ चुके हैं तो फिर से देख लेंगे, और नहीं देखे हैं तो फिर से मतलब नया रिन्यू कर लेते हैं। तो देखो क्या है कि 177 जो धारा थी, अब हम ये देखेंगे कि पहले कितना पैसा लगता था, ठीक है, जुर्माना लगता था, और अमेंडमेंट के बाद कितना जुर्माना लगेगा, ठीक है। और इसमें हम धारा वारा भी थोड़ा देख लेंगे। तो देखो क्या होता है
कि धारा 177 ये सामान्य धारा है। इसके तहत पहले 100 रुपये का जुर्माना लगता था, अब 500 का लगता है। ठीक है। फिर 177A के तहत सड़क विनियम उल्लंघन के नियम हैं, तो इसमें भी पहले 100 रुपये लगता था, अब 500 रुपये लगने लगा है। 178 धारा जो है वो क्या है, विदाउट टिकट सफ़र वालों के लिए है। ठीक है। इस अरे यार यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। ठीक, अगर आप विदाउट टिकट यात्रा करते हैं तो उस केस में पहले आप पे 200 रुपये का फ़ाइन लगता था, अब आपके ऊपर 500 रुपये का फ़ाइन लगेगा। ठीक है। फिर धारा 180 बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करने पे पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगता था, अभी ये जुर्माना बढ़कर 5000 हो चुका है। ठीक है। फिर 181 क्या है हमारा, बिना लाइसेंस विदाउट DL, बिना लाइसेंस के जब आप गाड़ी चलाओगे तो पहले 500 लगता था, अब इसमें भी 5000 लगने लगा है। अगर आप अयोग्यता आपकी नहीं है, 182 क्या है, अगर आपकी अयोग्यता नहीं है गाड़ी चलाने की, आप उसके बावजूद गाड़ी चलाते हैं तो पहले 500 रुपये जुर्माना था, अब 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। अगर ओवर साइज वाहन है, 182B में ओवर साइज व्हीकल को डाला गया है। ये पहले नहीं था, इसको नया जोड़ा गया है और इसका जुर्माना भी 5000 रुपये है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो ओवर स्पीडिंग 183 जो है वो मेरा ओवर स्पीडिंग बताती है। ओवर स्पीडिंग पे क्या होता है, पहले 400 जुर्माना था। ठीक है। अब क्या हो गया है, LMV के लिए 1000, अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो उसके लिए जुर्माना 1000 है, और अगर मीडियम मोटर व्हीकल है, MMV है, तो उसके लिए 2000 रुपये हो चुका है। ठीक है। फिर रैश ड्राइविंग 184 मेरा क्या था, रैश ड्राइविंग, तो रैश ड्राइविंग पे क्या था, 1000 था, अब ये 5000 हो चुका है। 185 मेरा क्या है, ड्रंक ड्राइविंग, 2000 था पहले, अभी क्या है 10,000 हो चुका है। 186 क्या कहता है कि मानसिक या शारीरिक रूप से वाहन चलाने में अयोग्य होने पर भी वाहन चलाना, तो पहले क्या होता था कि 200 रुपये लगता था और फिर करने पे 500 रुपये लगता था, अब क्या हो गया है, इसको 1000 कर दिया गया है और दोबारा करने पे 2000 कर दिया गया है। ठीक है। फिर हम आते हैं, ये एक गड़बड़ ये हो गया, 186 है, हाँ 1 लग रहा है। फिर 187 देखते हैं। 187 क्या है, दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड। तो पहले अपराध के लिए क्या होता था, 3 महीने तक की सज़ा होती थी और दूसरी बार करने पे 6 महीने तक की सज़ा होती थी। अब क्या है, 6 महीने पे पहली बार और दूसरी बार में 1 साल। अब अगर आप स्पीडिंग या रेसिंग कर रहे हो, ठीक है, क्या करो, एक होता है ओवर स्पीड ना, तो इसको ओवर स्पीडिंग ना लिख के रेसिंग लिखते हैं। अगर आप रोड पे रेस लगा रहे हो तो पहले जुर्माना था 500 रुपये, अभी जुर्माना हो चुका है 5000 रुपये। सरकार भी अब पैसा बढ़ा दी है क्योंकि कम फाइन पे लोग नहीं मानते थे। ठीक है।
अब 192A देखते हैं। 192A ये क्या कह रहा है, बिना परमिट की गाड़ी, ठीक है, अगर विदाउट परमिट आप गाड़ी चला रहे हो तो पहले 5,000 का लगता था, अब 10,000 लगेगा, ठीक है। फिर 193, इसको बोलते हैं एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स जो है वो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए होता है, यानी कि अगर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करें तब। ये भी नया जोड़ा गया है और इसमें क्या है, 25,000 से लेकर 1,00,000 तक का जुर्माना है रखा गया है। फिर हम आते हैं ओवरलोडिंग पे, ठीक है। 194 जो है वो मेरा ओवरलोडिंग से जुड़ी हुई धारा है, ठीक है। पहले क्या था, 2,000 रुपये और प्रति टन 1,000 अतिरिक्त, यानी कि 2,000 रुपये तो लगेगा ही, प्लस मान लो अगर, और हर टन पे फिर पर टन 1,000 रुपये। तो मान लो अगर तुमने 1 टन ओवरलोडिंग की है तो तुम्हें 3,000 देना पड़ेगा, तुमने 2 टन ओवरलोडिंग की है तो तुम्हें 4,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 2 टन ओवरलोडिंग का और 2,000 फाइन का। ये पुराना था। अभी क्या हो गया है, 20,000 रुपये का पेनाल्टी प्लस 2,000 रुपया पर टन ओवरलोडिंग पे, ठीक है। 194A बहुत अच्छा जोड़ा गया है इस बार। 194A ये क्या है, ओवरलोडिंग तो ये भी है, लेकिन ये यात्रियों की ओवरलोडिंग, ठीक है। तो यात्रियों की ओवरलोडिंग ये अभी नया जोड़ा गया है और इस पे क्या है, 200 रुपये प्रति यात्री, ठीक है। फिर उसी तरह सीट बेल्ट पे पहले 100 था, अभी 1,000 है। तो सीट बेल्ट की धारा क्या है, 194B, पहले 200 था, अभी 1K हो चुका है। फिर आते हैं 194 के सी पे। ये कहता है कि 2 पहिया वाहनों पे अगर क्षमता से ज़्यादा वजन है तो पहले 100 रुपये का पेनाल्टी लगता था, अभी 1,000 का लगेगा और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 194 का डी, 194 के डी में लिखा है हेलमेट के बारे में। पहले 100 रुपये लगता था और अभी वही 1,000 रुपये और 3 महीने तक लाइसेंस रद्द। फिर 194 का एक भी वर्जन आया। इमरजेंसी वाहन जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देने पे ये न्यू प्रावधान है, लेकिन इसमें 10,000 रुपये और 6 महीने की जेल, ये न्यू है। फिर 196 विदाउट इंश्योरेंस, ठीक है। इस पर पहले 1,000 था, अभी 2,000 रुपये और 3 माह तक की कैद। पहले 1,000 था, अभी 2,000 हो गया और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। फिर सेक्शन 199, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग, ठीक है। ये नया प्रावधान है और इसमें 25,000 का जुर्माना है। फिर देखो 206 एक है, इसमें क्या है कि ये अधिकारियों के पास आप डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना होगा, ठीक है। आपको सारे
डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। ये नया प्रावधान है। इसके अंदर अगर 183, 184, 185, 189, 190, 194 सी डी ई के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन, ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन जितने मामले अभी मैंने नाम लिए उन केसेज में, तो 206 के तहत आपको डॉक्यूमेंट करवाना होगा। और लास्ट है 210 बी, ये भी नया प्रावधान है। कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन। तो जो भी, जैसे क्या है कि अब कोई अथॉरिटी वाला है, ठीक है, यानी कि कोई आरटीओ ऑफिस का व्यक्ति है, वो अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, वो बिना हेलमेट गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो जितना भी नॉर्मल रूप से जुर्माना है उससे दुगना उस पर लगेगा। यानी बिना हेलमेट के 1000 रुपये का जुर्माना है तो उस पर 2000 रुपये लगेगा, ठीक है। और उसके साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।